नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 12 है, 12वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। इन वीडियोस में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आप सभी इन क्वेश्चन को पढ़कर CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में सेल कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल से यह क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। सेल कंटेंट मतलब आपने MS एक्सेल में जो भी डेटा टाइप किया है, जो भी डेटा भरा है, वह सेल का कंटेंट कहलाता है। सेल में भरा गया डेटा सेल कंटेंट कहलाता है। यदि हमें उसे अंडरलाइन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आपको 4-5 क्वेश्चन यहां पर तैयार करने हैं। आपने सेल में जो डेटा भरा है उसको यदि अंडरलाइन करना है तो आपने एक शॉर्टकट की पढ़ी होगी, सीखी होगी, Ctrl+U। हम सेल के कंटेंट को Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल में Ctrl+U के अलावा एक और शॉर्टकट की है जिससे हम सेल के कंटेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की को पढ़ा है, लेकिन MS एक्सेल में Ctrl+B के अलावा एक और शॉर्टकट की से हम सेल के कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने इटैलिक करने के लिए Ctrl+I को पढ़ा होगा, बट MS एक्सेल में Ctrl+I से तो टेक्स्ट इटैलिक होता है, साथ ही साथ एक और शॉर्टकट की से भी हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर सीखने वाले हैं। तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक सेल में डेटा टाइप किया है। कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप हो सकती है। यदि हमें इस डेटा को अंडरलाइन करना है तो हम Ctrl+4 का यूज करेंगे। Ctrl+4 से MS एक्सेल में सेल के डेटा को अंडरलाइन किया जा सकता है। आप Ctrl+U से भी कर सकते हैं। Ctrl+U और Ctrl+4 से सेल के कंटेंट को अंडरलाइन किया जा सकता है। इसी प्रकार से Ctrl+2 से या Ctrl+B से आप सेल के कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+2 या Ctrl+B। इसी प्रकार से Ctrl+3 या Ctrl+I से आप सेल के कंटेंट को इटैलिक कर सकते हैं। मतलब Ctrl+2 से आप बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+3 से आप इटैलिक कर सकते हैं, Ctrl+4 से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और शॉर्टकट की है Ctrl+5, जिससे हम एक्सेल में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो Ctrl+5 से सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो किया जा सकता है। और Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। MS एक्सेल में Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+2 से कंटेंट को बोल्ड किया जाता है। Ctrl+3 से इटैलिक किया जाता है। Ctrl+4 से अंडरलाइन किया जाता है और Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो किया जाता है। हमसे पूछा गया था अंडरलाइन के लिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+4 से हम सेल के कंटेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑप्टिकल डिस्क को रीयूज किया जा सकता है। निम्न में से
किस ऑप्टिकल डिस्क को रीयूज किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क वह डिस्क होती हैं जो पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक या ग्लास टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, परमानेंटली डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखती हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। यहां पर रीयूज करने का मतलब क्या है, हमारी डिस्क में जो डेटा है उसको हम मिटाकर नया डेटा रख सकें। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डेटा को बार बार चेंज किया जा सकता है, बार बार डेटा को बदला जा सकता है, वह कहलाएगा रीयूज करना। मतलब ऐसी कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें हम पुराने डेटा को मिटाकर बार बार नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं वह होती है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। RW का मतलब क्या है, रीराइटेबल, एक ऐसी सीडी जिसमें हम डेटा को बार बार रीराइट कर सकें, मतलब चेंज कर सकें। तो रीराइटेबल जो सीडी होती है उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसके पुराने डेटा को मिटाकर हम नया डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसको बार बार यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। CDRW को मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल को बार बार रीयूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको इन सभी के फुल फॉर्म भी याद करने हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें हम एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बार बार उस डेटा को देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। DVD जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। CDRW को बार बार रीयूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, अब CPCT के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में नंबर सिस्टम से संबंधित होते हैं। तो हमसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। इसमें 0 से लेकर 1 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। 0 से लेकर 1 तक की, मतलब इसमें केवल 2 ही अंक यूज किए जाते हैं, एक 0 और एक 1। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 और इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज किए जाते हैं और 10 से लेकर 15 तक ABCD यूज की जाती है। 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंप्यूटर में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। चारों नंबर सिस्टम का आपको बेस याद करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। हमसे यहां पर रेंज पूछी गई थी डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो कि होती है 0 से लेकर 9 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में यदि हमें इंसर्ट टैब को ओपन करना है, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है,
तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में टोटल 8 प्रकार के टैब होते हैं और एक फाइल मेनू होता है। आप सभी टैब को किसी ना किसी शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है यदि हमें इंसर्ट टैब को शॉर्टकट की से ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। उसके लिए Alt+N शॉर्टकट की यूज की जाती है। Alt+N। इस क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एमएस वर्ड में 8 प्रकार के टैब होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। 8 टैब होते हैं, एक फाइल मेनू होता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें इंसर्ट टैब को ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी। अभी हमारे सामने होम टैब ओपन है, होम टैब सिलेक्ट है। यदि हमें इंसर्ट को सिलेक्ट करना है तो हम Alt+N को प्रेस करेंगे। Alt+N को प्रेस करने पर इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। इंसर्ट टैब, जो भी टैब हैं सबकी अपनी एक शॉर्टकट की होती है। आप सभी टैब की शॉर्टकट की देखने के लिए कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करें। Alt की को प्रेस करने पर आपको सभी टैब की शॉर्टकट की यहां पर शो की जाती है। Alt+H होम टैब की शॉर्टकट की है, Alt+N इंसर्ट टैब की है, Alt+G डिजाइन टैब की शॉर्टकट की है, Alt+P लेआउट टैब की है, Alt+S रेफरेंस टैब की शॉर्टकट की है, Alt+M मेलिंग टैब की है, Alt+R रिव्यू टैब की है और Alt+W व्यू टैब की है। तो आप कीबोर्ड से Alt की को यदि प्रेस करेंगे तो सभी टैब की शॉर्टकट की आपको ओपन होकर मिलेगी, आपको शो की जाएगी। आप यहां से इन शॉर्टकट की को याद कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था इंसर्ट टैब के लिए जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+N। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर इंटरनेट से लिया गया है, नेटवर्क से लिया गया है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। किसी वेबसाइट के अंदर जो भी वेब पेज होते हैं, प्रत्येक वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए URL का यूज किया जाता है। एक वेबसाइट में जो भी वेब पेज होते हैं, प्रत्येक वेब पेज का अपना एक फिक्स URL होता है जिसे उस वेबसाइट का या उस वेब पेज का एड्रेस भी कहा जाता है। किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें उसके एड्रेस को वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करना होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आंसर होगा URL के द्वारा किसी वेब पेज को पहचाना जाता है और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे डेटा अबाउट डेटा कहा जाता है। यह क्वेश्चन DBMS से लिया गया है। निम्न में से किसे डेटा अबाउट डेटा कहा जाता है, मतलब डेटा से संबंधित डेटा क्या कहलाता है। डेटा अबाउट डेटा या डेटा से संबंधित डेटा क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन DBMS से पूछा गया है। डेटा अबाउट डेटा या डेटा से संबंधित डेटा को मेटा डेटा कहा जाता है। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा या डेटा से संबंधित डेटा को मेटा डेटा कहा जाता है। इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फाइल को बनाया, हमने MS वर्ड पर एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करी है, कुछ डेटा टाइप किया है। हमने इस फाइल को सेव किया। जो फाइल हमने बनाई है इसके अंदर तो हमारा डेटा है। हमने जो इंफॉर्मेशन टाइप करी है, जो डेटा टाइप किया है वो इसके अंदर है। लेकिन जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें इस फाइल का एक नाम देना होगा। इस फाइल की अपनी एक मेमोरी साइज होगी। इस फाइल को किस डेट पर बनाया गया वह डेट होगी, किस टाइम पर बनाया गया वह टाइम होगा, किस यूजर ने इस फाइल को बनाया है वह ऑथर का नाम होगा। तो फाइल के अंदर जो डेटा है वह तो हमारा डेटा है, लेकिन फाइल से संबंधित यह जो डेटा है यह कहलाता है मेटा डेटा।
मतलब डेटा अबाउट डेटा या डेटा से संबंधित डेटा मेटा डेटा कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा मेटा डेटा कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो को ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? यदि हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमें उस प्रेजेंटेशन में कोई ऑडियो या वीडियो ऐड करना है तो हम किस टैब का यूज करेंगे? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। यदि हमें किसी स्लाइड पर ऑडियो वीडियो को ऐड करना है तो हमें ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करना होता है मतलब किस टैब का यूज करना होगा? इंसर्ट टैब का। यदि हमें प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को ऐड करना है तो हम इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, इंसर्ट टैब का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो को ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? जब आप कोई फाइल बनाते हैं तो आपको फाइल का एक नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फाइल बनाई जिसको हमने सेव किया फर्स्ट नाम से। हमने एक फाइल बनाई MS वर्ड में जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक इस फर्स्ट नेम के बाद डॉट लगेगा और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .docx, क्योंकि फाइल बनाई गई है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में। आप जिस टाइप के सॉफ्टवेयर में फाइल बनाते हैं उस प्रकार का एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन यह रिप्रेजेंट करता है कि यह फाइल किस प्रकार की है, यह फाइल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, यह रिप्रेजेंट करता है उसका एक्सटेंशन। तो फाइल के नाम को और एक्सटेंशन को अलग करने के लिए बीच में सेपरेटर क्या होता है? डॉट सिंबल। डॉट ऑपरेटर का यूज फाइल के नेम को और एक्सटेंशन को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल नेम और एक्सटेंशन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि आपके वेब ब्राउजर में अभी कोई वेब पेज ओपन है, कोई वेबसाइट ओपन है और हमें उस पेज को जूम इन और जूम आउट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं ब्राउजर पर। हमने यहां पर गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन किया है, गूगल क्रोम। यदि हम यहां पर कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल, हमें कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस के स्क्रॉल को अप डाउन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वेब पेज अभी ओपन है, जो भी पेज ओपन है, हम उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस से जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से जूम आउट भी कर सकते हैं। मतलब दो शॉर्टकट की होती हैं, एक होती है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, दूसरी होगी कंट्रोल के साथ प्लस से जूम इन और कंट्रोल के साथ माइनस से जूम आउट। तो यहां पर दो शॉर्टकट की हो सकती हैं। हमें ऑप्शन में दिया गया है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से हम वेब पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी वेब ब्राउजर से संबंधित है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर में यदि हमें एक नया टैब ओपन करना है
तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। वेब ब्राउजर में चलते हैं हम। यहां पर अभी हमारे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में सिंगल टैब ओपन है, एक ही टैब। यदि हमें नया टैब ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस करेंगे। Ctrl+T को प्रेस करने पर एक नया टैब ब्राउजर में ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+T से वेब ब्राउजर में एक न्यू टैब को ओपन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यह बताना है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया जाता है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको लिखें। नंबर है हमारा 10101, यह हमारा बाइनरी नंबर है। आपको इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। जहां पर 1 है वहां आप 0 कर देंगे और जहां 0 है वहां 1 कर देंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह आ गया हमारा आंसर। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 1 को 0 में बदलना होता है और 0 को 1 में बदलना होता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहां पर 1 था उसको हमने 0 से बदल दिया और जहां पर 0 था उसको हमने 1 से बदल दिया। यह हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आसान होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है। हमें कुछ मेमोरी यूनिट दी गई है यहां पर और हमें बताना है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की साइज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं, जो कि कई प्रकार की होती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि 2 होती हैं, या तो 0 या फिर 1। बिट 2 ही होती हैं, या तो 0 या फिर 1। जब 4 बिट को मिलाया जाता है, 4 बिट को, तो एक निबल क्रिएट होता है, निबल। जब 8 बिट को मिलाया जाता है तो एक बाइट क्रिएट होता है, बाइट। इसके बाद जब हम 1024 बाइट को मिलाते हैं, 1024 बाइट को, तो एक केबी क्रिएट होता है। केबी के बाद एमबी क्रिएट होता है, एमबी के बाद जीबी क्रिएट होता है और फिर टीबी क्रिएट होता है। तो यहां पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होगी टीबी। टीबी जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। तो दी गई मेमोरी यूनिट में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होगी टीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। उसके बाद 4 बिट को मिलाकर निबल क्रिएट होता है, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है और 1024 बाइट को मिलाकर एक केबी क्रिएट होता है। 1024 केबी को मिलाकर एक एमबी क्रिएट होता है। 1024 एमबी को मिलाकर एक जीबी क्रिएट होता है और 1024 जीबी को मिलाकर एक टीबी क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो चिप में डेटा को स्टोर करती हैं। चिप में, वह मेमोरी डिवाइस जो चिप में डेटा को स्टोर करती हैं उन्हें कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, यह सभी फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। हार्ड डिस्क तो एक मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। सीडी और ब्लू रे ऑप्टिकल डिस्क होंगी। यहां पर एसएसडी जो है वह एक फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी वह कहलाती हैं जो चिप में डेटा को स्टोर करती हैं, चिप में। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। सीडी और ब्लू रे ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं।
SSD एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। SSD का फुल फॉर्म, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SSD एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में उपयोग होने वाले रूल्स के सेट को क्या कहा जाता है? नेटवर्क में उपयोग होने वाले रूल्स के सेट को क्या कहा जाता है? नेटवर्क जो कि मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइस का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए कुछ नियम कानून यूज किए जाते हैं, कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सही तरीके से करने के लिए कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल रूल्स का सेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स के सेट होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? निम्न में से कौन एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम की अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं, 5 जनरेशन, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। हर जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, हर जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग हैं। जो सेकंड जनरेशन है उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में या सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते थे। नेमोनिक कोड, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता था, उसे कहा जाता है नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जो कि एक सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज 3rd जनरेशन में और 4th जनरेशन में यूज की गई हैं। इस प्रकार से यहां पर जो हमारी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज होगी वह कहलाएगी असेंबली लैंग्वेज, जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रो इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि हमें MS एक्सेल की वर्कशीट में एक न्यू रो ऐड करनी है, एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? MS एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। हमें यहां पर बताना है यदि हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। इसके लिए 2 शॉर्टकट की यूज की जा सकती हैं, 2। हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर इसको प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। Alt+IR को प्रेस करने पर एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। Alt+IR से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, और यदि कॉलम इंसर्ट करना है तो Alt+IC का यूज करें। Alt+IC से कॉलम इंसर्ट होता है, Alt+IC से कॉलम इंसर्ट होता है, Alt+IR से रो इंसर्ट होती है। और यदि आप रो या कॉलम को एक और शॉर्टकट की से इंसर्ट करना चाहते हैं, आपने यदि कॉलम को सिलेक्ट किया है, कॉलम को आप कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें, कंट्रोल के साथ प्लस को, तो कॉलम इंसर्ट होगा। और यदि आपने रो सिलेक्ट करी है तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर रो इंसर्ट हो जाती है। मतलब रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए 2 प्रकार की शॉर्टकट की हैं। Alt+IR से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं, Alt+IC से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि कॉलम सेलेक्ट है, हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो नया कॉलम इंसर्ट होगा। यदि रो सेलेक्ट है, कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो नई रो इंसर्ट होगी। मतलब रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम 2 प्रकार की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है MS एक्सेल में रो इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वह होगा Alt+IR। और यदि कॉलम का पूछा जाता है तो Alt+IC। और कंट्रोल के साथ प्लस से रो और कॉलम दोनों को इंसर्ट किया जा सकता है। रो सिलेक्ट होगी तो रो इंसर्ट होगी, कॉलम सिलेक्ट होगा तो
कॉलम इंसर्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट आई आर रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के, जो कि होते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L शॉर्टकट की यूज की जाती है, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R शॉर्टकट की यूज की जाती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की यूज की जाती है और जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। चारों अलाइनमेंट की यहां पर हमने शॉर्टकट की देखी। हमसे पूछा गया है डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट मतलब जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो तो बाय डिफॉल्ट कहां होती है, वह होती है लेफ्ट साइड पर। मतलब डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा हमारा, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब यदि हमें डॉस से किसी फाइल को ओपन करके उसके टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके मैटर को देखना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। कंटेंट का मतलब होता है फाइल में टाइप की गई इंफॉर्मेशन। डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डॉस CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। यदि हमें डॉस में किसी फाइल को ओपन करना है और उसके कंटेंट को देखना है तो टाइप कमांड का यूज किया जाता है। टाइप कमांड, डॉस में फाइल को ओपन करने के लिए टाइप कमांड का यूज किया जाता है। रन कमांड का यूज फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है, रीनेम करने के लिए। MD कमांड का यूज एक फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। मेक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड का यूज किया जाता है। कॉपीकॉन कमांड का यूज एक नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर हमने डॉस की एक साथ 4 कमांड पढ़ी। हमसे पूछा गया था फाइल को ओपन करने वाली कमांड का, तो वह होती है टाइप कमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप कमांड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है XML का फुल फॉर्म क्या होता है। XML का फुल फॉर्म क्या होता है। XML एक लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। XML एक लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यह एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, टेक्स्ट पर आधारित लैंग्वेज है, जिसमें हम बहुत ही कम मेमोरी साइज में एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। हमें यदि एक बड़ा डेटाबेस बनाना है और उसकी मेमोरी साइज कम हो तो XML लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS Excel 2016 में वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। MS Excel 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। MS Excel के 2016 वर्जन से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। MS Excel की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक, MS Excel की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। MS Excel की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और पेज को वर्कशीट कहा जाता है। हमसे पूछा गया है एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कितनी वर्कशीट प्राप्त होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। जब हम MS Excel के लेटेस्ट वर्जन में 2013, 2016, 2019 में कोई भी वर्कबुक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1।
MS एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें 3-4 और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।